फ्रीज़र खोलते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर थे बड़े बड़े काले पॉलीथीन के बैग। जब पॉलीथीन के बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा, दूसरे बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा, तीसरे बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा। लेकिन जब चौथे बैग को खोला तो उसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी नजर आई, एक इंसानी खोपड़ी। जब सुजन को दिखाया तो सुजन ने उस चेहरे को पहचान लिया कि ये तो मेरी। जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब राजेश घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने खूनी खेल को शुरू करता है। वह इलेक्ट्रिक आरी और स्टोन कटर से अनुपमा के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को काले पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीजर में रख देता है ताकि बाहर बदबू न आ सके। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज दोस्तों 11 जुलाई और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला के पति ने उसके 72 टुकड़े करके उसे एक डीप फ्रीजर में डाल दिया, जिसे लोग अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। एक पढ़ा लिखा काबिल पति ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस केस से दोस्तों 3 केस और जुड़े हुए हैं। पहला ये केस अनुपमा गुलाटी और दूसरा केस मैं कहूँगा आफ्ताब श्रद्धा केस, जिसमें श्रद्धा हत्याकांड आफ्ताब ने श्रद्धा का हत्याकांड किया था। और तीसरा केस है दोस्तों मीरा रोड, मुंबई का मीरा रोड केस, जहाँ पर सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी जाती है। मनोज साने नाम का एक आदमी है, उसने सरस्वती की हत्या कर दी। इस तीनों केस के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं इस बारे में बात करूंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के बारे में। ये दोनों दोस्तों पति पत्नी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी को। कहानी शुरू होती है दोस्तों, राजेश गुलाटी के बारे में बात करते हैं। राजेश गुलाटी देहरादून का रहने वाला है। उसकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून में ही हुई थी। राजेश आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाता है और वहाँ से कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री कर लेता है, डिग्री हासिल कर लेता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री पा लेता है। उसके बाद राजेश की मुलाकात दिल्ली में एक रहने वाली महिला से होती है और उस महिला का नाम है अनुपमा। दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से पसंद करने लग जाते हैं और परिवार से छुपकर, सभी से छुपकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। दोनों एक शादी करने का फैसला करते हैं कि अब हम दोनों को पवित्र रिश्ते में बंध जाना चाहिए। दोनों अपने माता पिता को बता देते हैं, अपने परिवार वालों को बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले राजी हो जाते हैं इस रिश्ते को। और आगे फिर 1999 में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। एक लव मैरिज कह सकते हो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पसंद करते थे और फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर आगे दोस्तों 1999 के बाद में जब दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद दोस्तों राजेश और ज़्यादा तरक्की करने लग जाता है। राजेश की अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसकी जॉब लग जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल था। राजेश अपने जॉब के लिए अमेरिका चला जाता है, अनुपमा भी उसके साथ जाती है। दोनों बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ।
दोनों के रिश्ते, दोनों अपनी मर्जी से अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहे थे। राजेश महीने में लाखों रुपए छापता था। राजेश की महीने में लाखों की सैलरी आती थी। अब राजेश लाखों में जब पैसे कमा रहा है तो राजेश ने अमेरिका में खुद का अपना घर ले लिया। अब दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है कहानी में आता है ट्विस्ट। अनुपमा ने राजेश को कह दिया कि मुझे अब नौकरी करनी है। इसका कारण यह है कि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे भी नौकरी करनी है ताकि मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। राजेश ने कहा कि हमारी शर्त के मुताबिक तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती हो। अनुपमा कुछ महीने तक खामोश रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद अनुपमा फिर से राजेश पर नौकरी करने का दबाव बनाती है। राजेश को कहती है कि तुम कोई नौकरी ढूंढो वरना मैं ढूंढ लूँगी। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं दोनों के रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा तनाव आ जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसे लगता है जैसे कि ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों साल 2005। दोनों अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। दोनों फैसला करते हैं दोस्तों कि घर में अगर बच्चों की किलकारी गूंजेगी तो अनुपमा का भी मनोरंजन हो जाएगा। दोनों फैसला करते हैं और 2006 में अनुपमा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। घर में एक साथ एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। नाम था सिद्धार्थ और सोनाक्षी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनुपमा भी शांत थी, अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी, अपने घर का कामकाज करती थी, बच्चों को संभालती थी। लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। फिर आता दोस्तों साल 2007 से 8, 2007-2008। ये वो दौर था जब अमेरिका में महामंदी का दौर चल रहा था और राजेश एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। और इस समय पर बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छिन रही थी, लोगों की जॉब जा रही थी। जैसे तैसे करके राजेश अपनी जॉब बचा लेता है। लेकिन वो कहता है ना दोस्तों कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। वही बात हुई, राजेश की नौकरी भी चली गई। अब राजेश बेरोजगार हो गया था। राजेश ने अपनी जो सेविंग थी, अब राजेश की सेविंग से घर खर्चा चलने लगा था। लेकिन कब तक? राजेश की सेविंग खत्म हो गई, हालात बद से बदतर होने लगे। फिर दोस्तों दोनों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों फैसला करते हैं कि अब अमेरिका के इस घर को बेच देते हैं। दोनों इस घर को बेचकर वापस भारत में आ जाते हैं। राजेश अमेरिका आने के बाद कुछ समय तक अपने माता पिता के पास रहता है और अनुपमा भी अपने माता पिता के पास रहती है। लेकिन दोनों फिर से फैसला करते हैं कि वे देहरादून में अब एक किराए के फ्लैट पर रहेंगे, किराए के मकान में रहेंगे। देहरादून में गोविंदगढ़ की एक कॉलोनी है, प्रकाश नगर, वहाँ पर दोनों रहने लग जाते हैं। अब राजेश अपनी नौकरी की तलाश में लगा रहता है, इधर उधर कॉल करता है, ईमेल करता है। फिर दोस्तों राजेश की कलकत्ता में एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी लग जाती है। अब राजेश देहरादून से कलकत्ता चला जाता है। अब नौकरी की वजह से राजेश बहुत ही कम कलकत्ता से देहरादून आता है, बहुत ही कम। ऐसे में दोनों की फ़ोन पर ही बात होती रहती है और इधर अनुपमा देहरादून में ही अपने बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है। फ़ोन पर दोनों की बात होती है और राजेश बहुत ही कम देहरादून आता है। तो ऐसे में रिश्ते में और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ रही थी। दोनों के बीच झगड़ा और ज़्यादा बढ़ रहा था। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि ये लड़ाई फैमिली कोर्ट तक चली गई। कोर्ट ने सुनवाई में कह दिया कि राजेश हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा को देगा। लेकिन दोस्तों फिर भी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं फ़ोन पर। फिर आता है साल 2010। अनुपमा घर पर अकेली रहती हैं और राजेश अपने जॉब के लिए कलकत्ता में रहता है। वहाँ पर फ़ोन करता है, कभी ईमेल्स करता है, अनुपमा से बात करता है कभी कभार। और इस समय अनुपमा भी अपने माता पिता से बात करती हैं, अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। दोस्तों साल 2010 में
अक्टूबर और नवंबर की बात है। राजेश कुछ दिनों के लिए अनुपमा के पास आ जाता है, वहाँ पर उसके साथ रहने लग जाता है और इस दौरान अनुपमा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने माता पिता और भाई के साथ बात करना बंद कर देती है। लेकिन वो ईमेल्स के थ्रू अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहती थी ताकि अनुपमा का हालचाल पता चल सके। लेकिन दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद अनुपमा का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। जब अनुपमा के परिवार वाले राजेश से पूछते हैं कि अनुपमा कहाँ पर है, क्या कर रही है, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, तब राजेश हमेशा घुमा फिरा कर बातें करता था और अक्सर ये कहता था कि अनुपमा बिजी हैं, अपना काम कर रही हैं, काम के लिए बाहर गई है, जब अनुपमा को समय मिलेगा तब वह आपसे ज़रूर बात करेगी। अब दोस्तों दिसंबर का महीना आ चुका था, अनुपमा से किसी ने बात नहीं की। लेकिन इस दौरान अनुपमा अपने रिश्तेदारों के साथ ये बताती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, अपने फ़ोन स्विच ऑफ के बारे में बताती, सिर्फ ईमेल के थ्रू। लेकिन इस दौरान पिछले 2 महीने से अनुपमा से उसके घर वालों ने बात नहीं की, उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स, किसी ने बात नहीं की। तब ईमेल्स आते हैं लेकिन बात नहीं करती हैं। तब अनुपमा के घर वाले, उसके माता पिता, अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान को राजेश के घर भेजते हैं, देहरादून। अब बात है दोस्तों 12 दिसंबर 2010 की। सुजन कुमार प्रधान देहरादून में राजेश के घर पर आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। राजेश दरवाज़ा खोलता है लेकिन अपने साले को देखकर राजेश वापस दरवाज़ा ज़ोर से खटाक बंद कर देता है। साला हैरान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, आखिर जीजाजी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। साला वापस यानी सुजन कुमार प्रधान वापस अपने जीजाजी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। तब राजेश ये कहता है कि अनुपमा कहीं बाहर गई हुई है, जब अनुपमा आए तब उससे मिल लेना, अभी तुम चले जाओ। सुजन कुमार प्रधान ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसने का प्रयास करता है। इस बीच जीजा और साले में तीखी बहस होती है, लेकिन फिर भी राजेश सुजन को घर के अंदर घुसने नहीं देता है। जब सुजन अनुपमा के बारे में पूछता है तो राजेश प्रॉपर जवाब नहीं देता है, घुमा फिरा कर बात करता है। तब थक हार कर सुजन पास के पुलिस थाने में जाता है और अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट, अनुपमा गुलाटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है और यह भी कहता है कि उसके जीजा ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, उसका जीजा कुछ न कुछ छुपा रहा है। पुलिस को पूरी कहानी बताता है तब पुलिस का संदेह राजेश गुलाटी पर जाता है। पुलिस एक टीम राजेश के घर पर भेजती है और राजेश के घर पर धावा बोलती है। पुलिस राजेश से पूछताछ करती है और अनुपमा के बारे में पूछती है। तब राजेश अनुपमा के बारे में प्रॉपर जवाब नहीं देता है, घुमा फिरा कर बात करता है। ऐसे कह दो कि राजेश पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस राजेश की चालाकी को समझ लेती है, राजेश के घर की तलाशी लेती है। तब तलाशी में पुलिस की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है। पुलिस कहती है कि इस कमरे का दरवाज़ा खोलो। राजेश हिचकिचाता है और हेजिटेशन के साथ बात करता है और हिचकिचाहट के साथ दरवाज़ा खोलता है। पुलिस को और ज़्यादा संदेह होता है। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस की नज़र पड़ती है सबसे पहले कमरे में रखे एक बड़े फ्रीजर पर। पुलिस हैरान कि इतना बड़ा फ्रीजर जो दुकान और होटलों पर होता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और फ्रीजर का और राजेश का कोई कनेक्शन नहीं, तो ये फ्रीजर क्या कर रहा है। पुलिस की नज़र में वो फ्रीजर खटक रहा था। जब फ्रीजर को खोलने की बारी तो राजेश हिचकिचा रहा था कि चाबी अनुपमा के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन पुलिस टेढ़े तरीके से राजेश को समझाती है तो राजेश चाबी देता है। जैसे ही फ्रीजर खोलते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रीजर के अंदर थे बड़े बड़े काले पॉलीथीन के बैग। जब पॉलीथीन के बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा, दूसरे बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा, तीसरे बैग को खोला तो इसमें भी मांस का टुकड़ा। लेकिन जब चौथे बैग को खोला तो उसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी नजर आई, एक इंसानी
खोपड़ी। जब सुजन को दिखाया तो सुजन ने उस चेहरे को पहचान लिया कि ये तो मेरी बहन अनुपमा है। तब पुलिस राजेश को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और हाथों हाथ कागज कार्रवाई करके राजेश को स्थानीय कोर्ट में पेश करती है। पुलिस को दोस्तों 5 दिन की रिमांड मिलती है। अब राजेश ने जो दोस्तों खुलासा किया उस पर किसी को यकीन नहीं होगा। राजेश ने कहा था कि साल 1999 में अनुपमा और मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद हम दोनों चले गए थे अमेरिका। अमेरिका में कुछ महीने के बाद अनुपमा की दोस्ती होती है राजेश के एक दोस्त के साथ। अब पति के दोस्त की दोस्ती राजेश को पसंद नहीं आती। राजेश को बहुत बुरा लगता है। इसके कारण दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं। राजेश कहता है कि लाख विरोध के बावजूद भी अनुपमा उसके दोस्त से बात करती थी। अभी राजेश को पसंद नहीं था। दोनों परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं, घर में बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा ज़्यादातर समय उसके दोस्त के साथ बातचीत में लगाती थी। अब इसी के बीच अमेरिका में मंदी का दौर आया और दोनों भारत आ गए। अब दोस्तों भारत आने के बावजूद भी अनुपमा उसके दोस्त के साथ गुपचुप बात करती थी। अब ये बात राजेश के सर के ऊपर से जा रही थी। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अब दोस्तों आता है दोस्तों साल 2009। राजेश आ जाता है जॉब करने के लिए कलकत्ता और 2009 में राजेश की मुलाकात होती है कलकत्ता की एक रहने वाली महिला से। दोनों के बीच बातचीत से ये पता चलता है कि उस महिला का पति बहुत ही बुरा है और उस महिला के साथ मारपीट करता है। अब इससे राजेश उस महिला के प्रति हमदर्दी दिखाता है। उस महिला और राजेश की गहरी दोस्ती हो जाती है और गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों कलकत्ता के मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं। अब राजेश की 2 पत्नियां हो गई थी। पहली 1999 में राजेश ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया की नज़रों के सामने शादी की थी, लव मैरिज। और दूसरी दोस्तों वो शादी 2009 में दुनिया की नज़रों से बचकर शादी की थी कोलकाता के एक मंदिर में। अब राजेश की दूसरी पत्नी की बात कैसे भी करके अनुपमा के पास पहुंच जाती है। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होता है और राजेश समझाता है कि दूसरी पत्नी की बात गलत है, तो अनुपमा भरोसा कर लेती है। फिर भी दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपये देना, लेकिन राजेश ने इस बात को गंभीरता से लिया नहीं और अनुपमा को पैसा देना बंद कर दिया। अब पैसों की वजह से दोनों के बीच झगड़े होते हैं। अब बात है दोस्तों 17 अक्टूबर 2010 की। रोजाना की तरह इस दिन भी बहस होती है और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। इस कहासुनी की वजह से राजेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर राजेश अनुपमा को जोरदार धक्का मारता है और इस धक्के की वजह से अनुपमा धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और पलंग के किनारे से उसका सिर टकरा जाता है। सिर टकराने से खून बहने लग जाता है। अब आनन फानन में आकर राजेश बहुत ही बड़ी गलती कर बैठता है। वो अनुपमा को अस्पताल ले जाने के बजाय उससे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बेड से तकिया उठाता है और अनुपमा के मुंह पर रख देता है। तकिए को कुछ देर तक वैसा ही रखता है। दम घुटने की वजह से अनुपमा की मौत हो जाती है। जब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी तो बच्चे बाहर थे, खेलने गए थे और राजेश को लगा कि बच्चे किसी भी समय आ सकते हैं और अगर बच्चों ने अनुपमा को इस हालत में देख लिया तो उसकी जो पोल है वो खुल सकती है, उसका राज खुल सकता है। उसने आनन फानन में आकर अनुपमा को दूसरे बाथरूम में बंद कर दिया। अक्सर उस बाथरूम को बहुत ही कम यूज़ लेते थे और बाथरूम के बाहर राजेश ने ताला लगा दिया। जब बच्चे आते हैं, बच्चे पूछते हैं माँ कहाँ हैं, तो राजेश कहता है कि माँ अपने माता पिता के पास मिल गई, यानी कि नाना नानी के पास चली गई है और कुछ ही दिनों के बाद वापस लौट आएगी। अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं और राजेश बाज़ार जाता है। बाज़ार जाकर एक बहुत ही बड़ा फ्रिज खरीदता है, एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदता है और स्टोन कटर मशीन खरीदता है और छोटे छोटे काले रंग के प्लास्टिक बैग खरीदता है। इन सभी को राजेश एक कमरे में बंद कर देता है। जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब राजेश घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने खूनी खेल को शुरू करता है।
वह इलेक्ट्रिक आरी और स्टोन कटर से अनुपमा के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को काले पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीजर में रख देता है ताकि बाहर बदबू न आ सके। पुलिस के बयान में राजेश ने बताया कि उसने कुल 72 टुकड़े किए थे और अगले ही दिन राजेश वैसे ही आम लोगों की तरह बात करता है, पड़ोसी से बात करता है, दोस्तों से बात करता है। और अब बच्चों को भी ये पता चल गया था कि उसकी माँ है वो दिल्ली में नाना नानी के पास गई है। और जो कोई भी राजेश को अनुपमा के बारे में पूछता तो राजेश यही कहता है कि अनुपमा किसी रिश्तेदार से मिलने बाहर गई है। कुल मिलाकर राजेश बातों में उलझा कर लोगों को गुमराह करता था। पुलिस ने राजेश से पूछा कि जब अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 को मर गई थी तब उसका ईमेल और सोशल मीडिया चालू कैसे था। राजेश कहता है कि मैंने चुपके से अनुपमा के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी ले ली थी और वो मैं ही था जो पिछले 2 महीने से अनुपमा के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ईमेल के थ्रू बात करता था ताकि लोगों को यह ना लग सके कि अनुपमा इस दुनिया में नहीं रही है। अब इस ट्रिक से राजेश 2 महीने तक कामयाब हो जाता है लोगों को गुमराह करने में और इस बीच राजेश लाश के 72 टुकड़े भी कर देता है। और जब भी राजेश बाहर जाता है तब चुपके से फ्रीजर से 1 या 2 थैली निकाल कर देहरादून में एक मसूरी रोड है, उस रोड के पास नाले और जंगलों में उन थैलियों को फेंक देता था। इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई शौक में था। पुलिस उस घटनास्थल पर राजेश को लेकर चलती है जहां पर वह फेंका करता था, यानी कि मसूरी रोड के पास। तब काफ़ी ज़्यादा सर्च ऑपरेशन के बाद, काफ़ी ज़्यादा तलाशी के बाद वहाँ पर 2 काले बैग मिले थे। इस खुलासे के बाद राजेश को जेल भेज दिया जाता है और उन बच्चों को नाना नानी के पास। 7 मार्च 2011 बच्चों की कस्टडी बच्चों की मामा सुजन कुमार प्रधान के पास चली जाती है। अब इस बीच बच्चों के दादाजी यानी कि राजेश के पिताजी सत्यपाल गुलाटी बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, लेकिन 3 नवंबर 2012 को कोर्ट आधिकारिक रूप से बच्चों की कस्टडी बच्चों की मामा को दे देती है, यानी कि सुजन कुमार प्रधान को बच्चों की कस्टडी दे देती है। अब इस बीच बच्चों के साथ साथ राजेश की भी कोर्ट में सुनवाई होती है। पुलिस राजेश के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा करती है और कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि राजेश ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी 72 टुकड़े किए थे। इस बीच दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं और लंबी सुनवाई के बाद 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की। उसके जुर्म में धारा 302 और सबूत मिटाने के जुर्म में धारा 201 के तहत राजेश को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और इसके साथ ही 15 लाख रुपए आर्थिक दंड की भी सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट का फैसला था कि राजेश को 15 लाख रुपए जमा कराने हैं, 17,000 रुपये राज की कोष में जमा होंगे और बाकी का पैसा बच्चों के नाम पर जमा होंगे। 2018 में राजेश इस सुनवाई के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है, लेकिन इस अपील का अंतिम फैसला नहीं आता है और इसी बीच राजेश जेल में ही रहता है। हालांकि राजेश को साल 2022 के जुलाई महीने में मेडिकल ग्राउंड पर 45 दिनों की ज़मानत मिलती है। राजेश की सर्जरी होती है और डॉक्टर की सलाह पर राजेश को 10 दिनों की और ज़मानत मिलती है। उसके बाद फिर से मेडिकल ग्राउंड पर ही 22 सितंबर 2022 को राजेश की शॉर्ट टर्म बेल 21 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि तीनों केसों की तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो 2010 का अनुपमा गुलाटी केस और दूसरा आफ्ताब सरदा केस और तीसरा सरस्वती वैद्य यानी मीरा रोड मर्डर केस। कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों? आपने ये तो सुना होगा, आफ्ताब सरदा की पूरी कहानी आपको पता ही होगी। एक बहुचर्चित केस है। 16 दिसंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया कि जब आफ्ताब ने इस खूनी साजिश को अंजाम दिया, उससे पहले आफ्ताब ने गूगल सर्च हिस्ट्री में कई बार इस पोस्ट को पढ़ा,
इस 2010 की अनुपमा गुलाटी की कैसे हत्या हुई थी इसके बारे में पढ़ा और इसकी सर्च हिस्ट्री के बारे में पुलिस ने बताया है कैसे राजेश ने अनुपमा की हत्या की। अब इसके बारे में आफ्ताब ने पढ़ा, तो इसका मतलब है कि आफ्ताब ने ये पूरा आइडिया 2010 के अनुपमा गुलाटी केस से लिया था। दोस्तों एक और केस है मीरा रोड मर्डर केस, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मनोज साने नाम का एक आदमी है, वो सरस्वती वैद्य जो उसके साथ लिव इन पार्टनर में रह रही थी, लिव इन पार्टनर जो रिलेशन है उस रह रही थी। और अब यहाँ पर मनोज साने ने आफ्ताब सरदा केस से जानकारी जुटाकर, यानी कि मनोज साने ने सर्च किया कि आफ्ताब ने सरदा की हत्या कैसे की। अब मनोज साने ने यहाँ से आइडिया लेकर सरस्वती की हत्या की थी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों केस के तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और किसी ने कहीं से इंस्पायर होकर इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इसका अंत बहुत ही बुरा होता है, आप ये सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये थी 2010 अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर हत्या की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक पति कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है? एक वो पति, एक पढ़ा लिखा पति, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति जिसने लव मैरिज की थी और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने अनुपमा की हत्या कर दी। दोस्तों इस रिश्ते को आप क्या नाम दोगे? एक पति ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए, कितनी बेरहमी से उसे मारा होगा। दोस्तों एक आदमी कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है दोस्तों? मतलब कि बाहर मार्केट से फ्रीजर लेके आया, इलेक्ट्रिक आरी लेकर आया, कटर मशीन लेकर आया, ऐसा क्यों किया उसने? सवाल दोस्तों यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, वह कैसे ऐसा काम कर सकता है? आप दोस्तों इसके बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही कहानी मैं अनफिल्टर्ड तरीके से आपके साथ शेयर करता हूँ। इस कहानी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस दौर में घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद।